नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनते हैं एक नई कहानी, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। एक बार की बात है, एक गरीब महिला घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। अत्यधिक पीड़ा के कारण वह करहा रही थी। किसी निष्ठुर गाड़ी वाले ने उस महिला को टक्कर मार दी थी। महिला को इतनी अधिक चोट लगी हुई थी कि वो पास ही में पड़े अपने अबोध बच्चे को भी चुप करवा नहीं पा रही थी। उस महिला का वह अबोध बच्चा, जो भगवान की कृपा से टक्कर लगने के बावजूद बच गया था, वह जोर जोर से अपनी मां को घायल अवस्था में देख रो रहा था। महिला का दर्द से कराहना तथा बच्चे के रुदन से किसी का भी दिल रो पड़े, ऐसा दृश्य था वहां का। परंतु विडंबना देखिए, अनेकों लोग उस मार्ग से आ जा रहे थे। महिला तथा बच्चे को देखकर क्षण भर के लिए रुकते, दुख प्रकट करते और वहां से चल देते। जो भी रुकता कोई न कोई बात कहकर आगे निकल जाता। किसी ने कहा, हे भगवान, बेचारी को कितनी चोट आई है, राम बचाए ऐसे गाड़ी वालों से। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, पता नहीं कौन है बेचारी, कितनी देर से दर्द में करहा रही है, पर कोई आगे नहीं आ रहा। यह सुन दो तीन लोग आपस में ही बातें करने लगे। आगे कौन आए जनाब, एक्सीडेंट का केस है, छोड़िए, पुलिस के झमेले में कौन पड़े। ऐसा कहकर लोग आगे बढ़ जाते। सब आने जाने वालों का केवल एक ही काम रह गया था, मात्र अपनी जुबान से दुख प्रकट करना। महिला और बच्चे की पीड़ा देखकर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। तभी दो घोड़ों वाली एक बग्घी वहां से गुजरी। महिला की दर्द से करहाने की आवाज बग्घी में बैठे व्यक्ति ने सुनी। उसने बग्घी रुकवाई तथा नीचे उतरकर आनन फानन के साथ उस महिला को और उसके निरीह बच्चे को उठाया, बग्घी में बैठाया। फिर आवाज लगाकर कहा, कोचवान, बग्घी को तुरंत अस्पताल ले चलो। कोचवान ने पूछा, लेकिन साहब, आपको तो जलसे में जाना है। उस सज्जन पुरुष ने कहा, तुमसे जैसा कहा है वैसा करो। मेरे लिए कोई भी जलसा मानव सेवा से बड़ा नहीं है। तुम पहले अस्पताल चलो। कोचवान ने कुछ नहीं कहा और बग्घी अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। थोड़ी ही देर में वह महिला अस्पताल में थी। उसके घाव साफ कर दिए गए थे। आवश्यकता अनुसार दवाएं दी जा रही थी। महिला का बच्चा पालने में आराम से सो रहा था। आधे घंटे बाद महिला को होश आया। उस सज्जन पुरुष ने महिला को कुछ रुपये दिए और वापस बग्घी में बैठकर कोचवान से कहा, अब जलसे की ओर चलो। मानवता को प्रत्येक कार्य से ऊपर रखने वाले, मानव सेवा को प्रभु सेवा मानने वाले वो सज्जन पुरुष कोई और नहीं थे। उन्हीं का नाम था महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। आज उन्हीं करुणा के सागर, निर्मल तथा हृदय के स्वामी मदन मोहन मालवीय के बारे में जानते हैं इस दीर्घ कथा के माध्यम से। महात्मा गांधी जी स्वयं को मदन मोहन मालवीय का पुजारी मानते थे। वे कहा करते थे, मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता। मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय जी कितने बड़े देशभक्त थे। उस समय कई लोगों ने मालवीय जी के नाम का बहुत ही सुंदर अर्थ निकाल रखा था। वे कहते थे, मद न मोह न मालवीय, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें मद नहीं और मोह नहीं। ये सत्य भी था। मदन मोहन मालवीय जी में मद या मोह किंचित मात्र भी नहीं था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने उनको सर्वप्रथम महामना की उपाधि दी थी। महामना अर्थात सबसे अधिक सम्मानित। मदन मोहन मालवीय जी भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया था। उनके जन्म की बात जानते हैं। सन 1861 की बात है। दिसंबर का महीना समाप्त होने को था। कड़कड़ाती ठंड में पूरा प्रयाग ठिठुर रहा था। सूर्यदेव की किरणें कोहरों के बादलों को भेद पाने में असमर्थ थी। धार्मिक नगरी प्रयाग का प्रत्येक नागरिक इस ठंड से बचने के लिए कोई न कोई उपाय कर रहा था। उसी प्रयाग नगरी में एक छोटे से कच्चे मकान में इतनी ठंड के बावजूद चहल पहल थी। वह मकान था पंडित ब्रजनाथ जी का। उनकी धर्मपत्नी मुना देवी जो प्रसव पीड़ा से चीख रही थी। घर में 4 और बच्चे भी थे जो मां की चीख सुनकर भयभीत हो रहे थे। और कुछ समय पश्चात ही पंडित ब्रजनाथ एवं मुना देवी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। छोटे से बच्चे की रोने की आवाज से पंडित ब्रजनाथ जी का वह छोटा सा मकान ध्वनित हो उठा।
सभी के मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव थे। उस दिन दिसंबर महीने की 25 तारीख थी। हाँ, 25 दिसंबर 1861 के दिन शरीर को कपा देने वाली सर्दी में मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था। उनके बाद ही पंडित जी व मुना देवी के यहाँ 2 और संतानों ने जन्म लिया। 7 भाई बहनों में मदन मोहन 5वें पुत्र थे। मध्यकाल के मालवा प्रांत से आकर प्रयाग आ बसने के कारण वे मालवीय कहलाए। मदन मोहन मालवीय जी के पिता पंडित ब्रजनाथ जी संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित के साथ साथ भगवान राधा कृष्ण के परम भक्त भी थे। एक अच्छे कथाकार भी थे। वे परिवार का भरण पोषण श्रीमद् भगवत गीता की कथा सुनाकर पंडित ब्रजनाथ जी करते थे। मदन मोहन जी की माता मुना देवी बड़ी सरल स्वभाव की स्त्री थी। सब उस छोटे से कच्चे मकान में, जो कि बहुत पुराना था, उसमें खुशी से रह रहे थे। मदन मोहन जब 5 वर्ष के हुए तब उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई उसी मोहल्ले में स्थित श्रीधाम ज्ञानोपदेश पाठशाला से। पाठशाला को चलाने वाले एक सन्यासी थे जिनका नाम था हरिदेव। यहाँ पर सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। यहीं से मालवीय जी की सोच पर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा। उसके बाद मदन मोहन का दाखिला हाई स्कूल में हुआ। उस समय स्कूल की फीस ज़्यादा तो नहीं थी, पर मालवीय जी के माता पिता वह भी नहीं दे पा रहे थे। मालवीय जी की माता के हाथ में सिर्फ एक चांदी का कड़ा था, जिसे वह पड़ोस के एक घर में गिरवी रखकर बच्चे की फीस देती थी। महीने के भीतर ही जब कथा वाचन से पैसा आ जाता था तो कड़े को छुड़ा लाती थी। इस प्रकार अत्यंत कठिनाइयों में मालवीय जी की शिक्षा आगे बढ़ती रही। उनके विद्यार्थी जीवन की एक घटना का जिक्र करना अति आवश्यक है उनके चरित्र को जानने के लिए। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है असहाय की सहायता करना, मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी। मालवीय जी के भीतर यह गुण सनातन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत ही विकसित हो गया था। इस छोटी सी घटना से ज्ञात हो जाएगा कि वो बचपन में ही कितने उदार व दयालु थी। हुआ यूं कि प्रयाग में एक चौक के समीप एक कुत्ता बीमार पड़ा हुआ था। उसको चोट लगी हुई थी। कुत्ते के जिस भाग पर चोट लगी थी वहां घाव हो गया था तथा कीड़े पड़ गए थे, जिसके कारण वह छटपटाता चिल्ला रहा था। राह पर आने जाने वाले केवल तमाशबीन बने देखते रहे। तब मालवीय जी किसी काम से उस मार्ग से जा रहे थे। तब उनकी केवल 12 वर्ष की आयु थी। कुत्ते की पीड़ा देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। तुरंत एक डॉक्टर के पास जाकर दवा ले आए। फिर कुत्ते के घाव पर दवा लगाना शुरू कर दिया। दवा तेज थी तो कुत्ता पीड़ित अवस्था में गुर्राता तथा दांत दिखाने लगा। तमाशबीन मालवीय को कहते, अरे बच्चे हट जाओ, तुम्हें काट लेगा। परंतु मालवीय जी ने न केवल दवा लगाई अपितु उसे नियमित रूप से दवा लगाकर स्वस्थ कर दिया। ऐसे थे मदन मोहन मालवीय जी। 1879 में प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मालवीय जी ने मेयोर सेंट्रल कॉलेज, जो अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, नाम लिखवाया और वहीं से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। फिर 1884 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा पूरी की। एमए की पढ़ाई घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मालवीय जी ने चाहते हुए भी नहीं की। अर्थ उपार्जन हेतु उन्होंने केवल 40 रुपये मासिक वेतन पर सरकारी स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। जब वह अध्यापक के रूप में सरकारी स्कूल में सेवाएं दे रहे थे तभी उनका झुकाव समाज सेवा और राजनीति की तरफ होता गया। 1885 में मालवीय जी कांग्रेस में शामिल हो गए। अगले ही वर्ष 1886 में एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मालवीय जी के जीवन की शुरुआत कलकत्ता में दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के साथ हुई। इस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जी ने जबरदस्त भाषण दिया। उस भाषण की चहुं ओर चर्चा होने लगी। आम जनमानस के हृदय पर मालवीय जी के भाषण का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके भाषण की प्रत्येक सुनने वाला व्यक्ति सराहना कर रहा था। काला कांकर के राजा रामपाल सिंह भी मालवीय जी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको अपने समाचार पत्र के संपादक बनने के लिए बुलवाया। राजा साहब ने पूछा, क्या आप हमारे समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादक बनना पसंद करेंगे? इसके लिए हम आपको 250 रुपये मासिक वेतन देंगे।
क्योंकि अध्यापन कार्य में केवल 40 रुपये मिल रहे थे, जो बहुत कम थे। इसीलिए मालवीय जी ने राजा रामपाल सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। परंतु एक समस्या थी। राजा साहब शराब का सेवन करते थे और मालवीय जी को शराब से चिढ़। अतः उन्होंने राजा साहब से कहा, मैं संपादन कार्य अवश्य करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा साहब ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, निसंकोच कहिए, क्या शर्त है। मालवीय जी बोले, केवल आपसे विनम्र निवेदन है कि जब आप नशे में हो तब कृपया मेरे पास मत आइए। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, ठीक है। उसके बाद मालवीय जी ने हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन कार्य पूर्ण लगन के साथ शुरू कर दिया। 2 वर्ष तक सब ठीक चलता रहा, परंतु एक दिन राजा साहब नशे में मालवीय जी की शर्त भूल गए और मालवीय जी के कार्यालय में कुछ बातें करने के लिए जा पहुंचे। मालवीय जी ने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। बाद में राजा साहब को बहुत ग्लानि हुई। शर्त तोड़ने के लिए मालवीय जी से क्षमा याचना की। इस पर मालवीय जी बोले, मैं क्षमा करने से अधिक अपने आदर्श को मानता हूं। मैं अब आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकता। राजा साहब के ऊपर मालवीय जी के व्यक्तित्व का ऐसा असर पड़ा कि उन्होंने उसी दिन से शराब का त्याग कर दिया। मालवीय जी वहां से फिर LLB की पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद आ गए। राजा रामपाल सिंह के हृदय में मालवीय जी के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया था। इसलिए मालवीय जी का कोई आर्थिक नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु राजा साहब वेतन के बराबर राशि उनको वकालत की पढ़ाई करने के लिए सतत देने लगे। ऐसे थे मालवीय जी, जिनके सहज सरल स्वभाव से प्रभावित होकर राजा साहब ने शराब छोड़ दी थी। सन 1891 में मालवीय जी ने अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की और इलाहाबाद जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू कर दी। शीघ्र ही वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में कार्य करने लगे। उनकी वकालत के चर्चे भी इलाहाबाद तथा उससे बाहर भी होने लगे थे। उनके ही वकालत के कारण 4 फरवरी 1922 को घटित प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड में आरोपित 170 लोगों में से 151 लोगों को बेदाग बरी कर दिया गया था, जबकि उन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आश्चर्य की बात यह भी है कि इस घटना के 9-10 साल पहले ही मालवीय जी ने वकालत छोड़ दी थी। मदन मोहन मालवीय जी ने राजनीति में रुचि लेना जीवन के प्रारंभ से ही शुरू कर दिया था। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित हुए। 50 वर्षों तक वे कांग्रेस में सक्रिय रहे। वे 1909 में लाहौर, 1918 में दिल्ली, 1903 में भी दिल्ली तथा 1932 में कोलकाता में कांग्रेस अध्यक्ष बने। 1902 में मालवीय जी उत्तर प्रदेश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य और बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुने गए। मदन मोहन जी ब्रिटिश सरकार के निर्भीक आलोचक थे। उन्होंने पंजाब की दमन नीति की तीव्र आलोचना की, जिसकी चरम परिणति जलियांवाला बाग कांड में हुई। मालवीय जी एक उच्च कोटि के विद्वान, वक्ता और लेखक थे। उनके अग्रलेखों, भाषणों तथा धार्मिक प्रवचनों से जनमानस के हृदय में नूतन शक्ति का संचार होने लगता था। उनकी योग्यता का लोहा अंग्रेजी हुकूमत भी मानती थी। कांग्रेस में रहते हुए मालवीय जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मालवीय जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। लाला लाजपत राय जी के साथ साइमन कमीशन का विरोध, नमक सत्याग्रह में भी मालवीय जी ने अहम भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन के चतुर्सूत्री कार्यक्रम में शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार का मालवीय जी ने खुलकर विरोध किया था। 1921 में कांग्रेस के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं से जेल भर जाने पर अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड रेडिंग को कुछ सूझ नहीं रहा था। तब मालवीय जी ने अनेक को प्रांतों में स्वशासन देकर गांधी जी से संधि कर लेने को मना लिया था, परंतु चौरी चौरा कांड ने सब पलट दिया। गांधी जी ने बारदोली की कार्यकारिणी में बिना किसी से परामर्श किए सत्याग्रह को अचानक रोक दिया। इससे कांग्रेस जनों में असंतोष की लहर बहने लगी। सब यही कहने लगे थे कि गांधी जी ने भयंकर भूल की है। गांधी जी को 5 साल की जेल हो गई। इसके परिणाम स्वरूप चिलचिलाती धूप में 61 वर्ष की आयु होते हुए भी मालवीय जी ने पेशावर से डिब्रूगढ़ तक तूफानी दौरा करके राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा।
इस भ्रमण में उन्होंने बहुत बार कुख्यात धारा 144 का उल्लंघन भी किया। अंग्रेज सरकार कुछ न कर पाई, केवल खून का घूंट समझ पी गई। परंतु बाद में 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने उनको बंबई में गिरफ्तार कर लिया। उसके पश्चात भी मालवीय जी 1937 तक कांग्रेस में अपनी सेवाएं देते रहे। 1937 को उन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर सामाजिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। दीर्घ कथा के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में मालवीय जी की अति महत्वाकांक्षी योजना, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया, क्या थी वह योजना? योजना को पूरा करने हेतु मालवीय जी ने क्या क्या किया, इसके बारे में जानने के लिए तथा उनके जीवन के घटनाक्रम को जानने के लिए इस कथा का भाग 2 अवश्य सुनें।